बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स पढ़ेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस पर कमेंट्स किए और मेरी दिलजोई की। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और तमाम को ऑल को दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि जिससे एक तो मेरी वीडियोस का पता लगता है कि मेरी कितनी वीडियो को पसंद किया जाता है, सराहा जाता है, और अगर उस पर तनकीद की जाती है तो तनकीद का सबब क्या है। एक तो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना भी टाइम बचाएँ और मेरा भी, और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं आज की वीडियो जिस सब्जेक्ट बनाने लगा हूँ इस पे मुझे तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक भैया हकीकत है। अब हमें हकीकत पसंद बनना पड़ेगा तो उसके बाद हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा, वरना ख्वाबे खरगोश में जैसे पिछले 75 साल से मज़े ले रहे हैं उसी तरह अगले 75 या 100 साल भी इसी तरह मज़े लेते रहेंगे और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जी हाँ जी, आज मेरा मौजू अपना हमसाया मुल्क इंडिया। कल मेरे नज़र से एक पोस्ट गुजरी जिसमें लिखा हुआ था जी, इंडिया वालों के साथ लाख इख्तलाफात सही, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि एक चाय बेचने वाले ने इंडियन इकॉनमी को आलमी मंडी में 5वें नंबर पर ला खड़ा किया है। और उससे आगे लिखा हुआ था, और हमारे वालों ने, यानी तकरीबन सारे सियासतदान दूसरे तीसरे भी शामिल हैं, हमारे वालों ने सिर्फ अपनी जायदादें और नस्लें सवारी हैं। ये 110% मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ जी। देखें, वो चाय बेचने वाला था, कोई भी था, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस था। और हमारे मुल्क का ये आलम है कि 1958 से लेकर 2018 तक सिर्फ 3 ताकतों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की। नंबर 1 फ़ौज, नंबर 2 मुस्लिम लीग नून और नंबर 3 पीपल्स पार्टी। ये जनाब 60 साल बनते हैं, 60 साल। अब अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा है इस टाइम। मेरे से लेके मेरा वज़ीर आज़म तक सब भिखारी हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने वैसे भी कह दिया बेगर्स कांट चूज़र। और देखें, ये उसकी बात, इसे सियासी इशू भी बनाया गया, लेकिन किसी हद तक उसकी बात दुरुस्त भी है कि जब तक हम ऐसे हाथ रखेंगे ना, ऐसे भीख मांगने वाले की कोई चॉइस नहीं होती। भीख मांगने वाला ये नहीं कह सकता कि ओ यार मैनू इत्थे नहीं, मैनू फलां जगह मैं बैठा हुआगा या लेटा हुआगा या जरा ना मैनू उत्थे आके पैसे दे। ये भीख देने वाला कह सकता है कि जनाब पहले मेरी टांगें दबाओ, फिर मेरा सर दबाओ, फिर मेरे वो काम करो। जैसे देखे ना, IMF एक तरह का यही तो हमसे करवा रहा है। इतनी महंगाई के बावजूद वो कह रहा है और महंगाई करो और महंगाई करो, पहले मेरे ये काम करो, पहले मेरे वो काम करो, पहले ऐसे करो, फिर मैं कुछ टके आपको भीख में दूंगा। वही बात है, तो हमें उनकी माननी पड़ती है। सबसे पहले हमें ये कशकोल वाकई तोड़ना पड़ेगा। और ये काम देखें, हम आम आवाम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। और गवर्नमेंट किसके बलबूते पे आती है असेंबली में? हमारे बलबूते पे। यानी जिस दिन हमने पार्टीबाजी, बरादरीज़म और मसलकबाजी यानी मजहबी कार्ड और उसके अलावा छोड़ देंगे ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 10-12 बंदे खड़े होते हैं MPA में और MNA के सीटों पे, उनमें से एक आध आपको लाजमी मिल जाएगा कि जिसको आप वोट कास्ट कर सकें। वोट देखें एक वाकई इमानत है। अगर हम कास्ट नहीं करेंगे तो हमसे इसका पूछा जाएगा आगे जाके। वोट लाजमी कास्ट करना है, लेकिन अगर हमने गलत बंदे को अपने पे मुसल्लत कर लिया तो उसके बारे में भी हमसे पूछा जाएगा। इसलिए खुदारा सही बंदे लेके आए। देखें, मैं अक्सर, मुझे अब मौका नहीं मिल रहा, एक पाकिस्तान को बड़ा सा पहले मैंने पेश कर दिया जो तकरीबन 80% लोगों पे मुश्तमिल गरीब आबादी का पाकिस्तान है। फ़ौज भी हुकूमत में रही तकरीबन 30-35 सालों में, उसने किया अपना कैंट एरिया बना दिया। ठीक है, वो एक अलग वहाँ रियासत अपनी उन्होंने बनाई हुई है। देख सकते हैं
एंट्रेंस से लेके और एंड तक दोनों साइडों पे, बल्कि चारों कोनों पे जो एंटर होते हैं और फिर दूसरी तरफ से एंड होते हैं, उन्होंने अपने फौजी खड़े हुए हैं और वो चेकिंग करते हैं और इंतहाई सख्त किस्म की चेकिंग करते हैं। और ज़्यादातर उसमें ज़द भी हम गरीब अवाम आते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर अशराफिया बदमाशिया दूसरी ले लें, उसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स या ये लफाफा साहबी या दूसरे तीसरे, उन्होंने अपने लिए ये बना लिए क्या कहते हैं अपना डिफेंस बैरियर टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ऐसी बड़ी स्टेट्स, ठीक है। वहाँ भी उन्होंने अपना एक कानून, उनकी अपनी, जैसे मॉडल टाउन पुलिस देख लें, ठीक है ना, उन्होंने अपना निज़ाम वहाँ कायम किया हुआ है। बाकी 80% हम कीड़े मकोड़ों तक की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और अब तो मेरा हाल ऐसा ही हिसाब लगा तो कुछ अरसे बाद हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा, जितनी तेज़ी से महंगाई हो रही है। अब हमारी जायज़ ज़रूरतें भी ये हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। मैं इन सब अशराफिया बदमाशिया से पूछता हूँ और इसमें इंक्लूड करता हूँ, मैं इमरान खान साहब को भी 3 साल उन्होंने भी कोई 40 महीने की तरह किया है, हुकूमत की है, तो वो भी अपने गिरबान में झांक के देखे उन्होंने इन 40 महीनों में क्या देखें। मान लिया हम खसी कौम है, इंतहाई माज के साथ मुँह से मेरे पास का ऐसे लफ्ज़ लिख जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, लेकिन क्या करूँ, ये दिल जलता है, यकीन माने ये दिल जलता है। लेकिन एक दिन तो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा और वो दिन होगा जजमेंट डे। और पहले तो आंखें बंद होने के साथ ही ये हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, वो तो बड़ी दूर है। अब मैं अक्सर कोट करता हूँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जैसा 3600 दफ़ा जिनका आ गया कि ये जन्नती हैं, अशरा मुबशरा में भी थे और बार बार इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बशारत दी कि ये वो शख्स है जिसको देख के शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। यानी इतने वो पावरफुल, पाकिज़ा और मजहबी बंदे थे। लेकिन जब बात हुकूमत की आए तो 2 रवायतें हैं कि एक 9 साल और दूसरा 11 साल उन्होंने हिसाब किताब दिया अपनी हुकूमत का। और जब वो हिसाब किताब दे के फारूक हुआ, बाहर आए तो पसीने से शराबोर थे। ये आप लोगों ने भी वाक़या, और ये सही वाक़या, ठीक है। तो इन लोगों का क्या होगा जिनका काम ही सिर्फ लूटना है? क्या किया है 30-35 साल में फौज ने? क्या वो पूरे पाकिस्तान को दुरुस्त नहीं कर सकते थे? यानी किसी ने मजहबी गार्ड इस्तेमाल किया, ज़्यादा मजहबी गार्ड, और किसी ने अवामी गार्ड इस्तेमाल किया, किसी ने कोई गार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान का बेसिकली बेड़ा गर्क किया, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो फौजी गवर्नमेंट हो। जब तक हम एक पेज पे ना होंगे, हमारे पाकिस्तान इसी तरह जलील होता रहेगा। हमारे मुकद्दर में ऐसी जलालत होगी जैसे कि हम हो रहे। अब यकीन माने, मैं गवर्नमेंट को भी सिर्फ इसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। कल अब मेरे पास एक वीडियो आई और ये मैंने सऊदीया में भी देखा। हमारी अवाम का ये हाल है कि कल एक वीडियो आई, उन्होंने वीडियो दिखाई हुई थी, ये जो यही पीछे रमज़ान में दे रहे थे ज़रूरी सामान गरीबों को। चंद औरतें जो अपना सामान लेके आई, आटा और उसमें दीगर चीज़ें थी, आगे आके उन्होंने एक गली में उनके मियाँ होंगे या बच्चे होंगे या जो भी मोटरसाइकिल में खड़े थे, उन्होंने सामान उससे पकड़ाया, उधर से उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और जाके फिर लाइन में लग गए। ये है हमारी आम आवाम का हाल। और कौन नहीं जानता कि रमज़ान में उम्रा के उसमें 1 महीने के लिए यहाँ से जहाज़ बार के फ़कीर लोग ले जाए जाते हैं मक्का मदीना में, जो वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। और यकीन माने अब तो वेल बूटेड जिसे कहते हैं, मक्का में एक दिन मेरे सामने खुद एक बंदा था और साथ बेगम थी, उसकी एक बच्ची भी छोटी थी। तो उन्होंने कहा जनाब हम ऐसे वहाँ से आए, वही पुराना तकिया कलाम का, हमारे पर्स निकल गया, उसमें हमारा कामा भी था, पैसे भी थे, अब हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ तौफ कर रहा था मैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमारी कुछ मदद कर लें। और ये मेरे इल्म में पहले से था कि ये चीज़ें चल रही हैं। ऐसे लोगों की दिल शक नहीं करनी चाहिए, हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। ये नहीं हमारा एक सो कॉल्ड एक हमारे पे मजहबी वो भी लबादा है ना,
वो जी मक्के च मंगया नहीं देते असी गुनाहगार होंगे। नहीं भाई, वहाँ चलता है ये, लोग हैं जो ज़रूरतमंद है उनका हक मांगते हैं और उनका काम ही यही है, हक मारते हुए अपना हुलूस सीधा करते हैं। यहाँ भी देख लें ना, अब इतने, अब ये रमज़ान में देखा होगा कि कोई घर ऐसा महफूज नहीं है जहाँ दस्तक नहीं हो रही, पहले जी अल्लाह के नाम दे दो, रमज़ान है, अल्लाह ताला थोड़े तो खुश होगा। ये अब हमारा एक जो है ना अपना मोराल है। अब हम बेसिकली हकीकतन भिखारी कौम बन गए हैं। भिखारी कौम कभी उभर के सामने नहीं आ सकती मेरी जान, ये बात याद रखिएगा। भिखारी कौम भिखारी रहेगी और हमें ये इन जो हमारे ऊपर सो कॉल्ड शराफिया बदमाशी है, वो चाहे सिविलियन है चाहे दूसरी है, कोई भी है, किसी ने कमी नहीं कि इस मुल्क को लूटने में। अब यही देखें ना कि बड़े जो 15-15, 20-20 लाख ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं। अब उस दिन आया हुआ था ये, तो फिर मैंने थोड़ा बता दिया कि सुई गैस का जो चेयरमैन है वो 48 लाख रुपया उसकी जो है ना वो सैलरी है, और एक रिटायर्ड जज साहब उनका देख लें, उनके 15 लाख जो है ना सिर्फ पेंशन है, बाकी मराद छोड़ के। ये गरीब मुल्क है जहाँ पे अभी भी यानी एवरेज सैलरी जो है जो गरीबों को दी जाती है वो 20 से 25 हज़ार है, जिसमें वो सारा कुछ खुद जो है ना वो इंतज़ाम करता है, सारा कुछ खुद ही मैनेज करता है। और ये इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, इनके अपना पेट्रोल भी फ्री, इनको बिजली भी फ्री, इनको सुई गैस भी फ्री, इनको पानी भी फ्री, इनको क्या कहते हैं अपना आगे मुलाजम भी 4-4 दिए हुए, गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, कोठी भी 6-6 कनाल पे दी हुई, और जो भी आता है सिर्फ लूटने की सोचता है, पाकिस्तान बनाने की कोई नहीं सोच रहा। अब जिस मुल्क में ऐसे हुक्मरान और ऐसी अवाम होगी फिर यही कुछ होगा मेरे भाई। हम पहले नंबर पे, अब दुनिया के जो पहले नंबर पे डोनेशन देने वाला मुल्क है उसमें ये हाल हो, वो ये है कि ये अलग महकमा, जैसे महकमा औकाफ है, पहले क्या होता था, ये जितनी ज़कात और सदकात ख़जाने में जमा होते थे ना वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो देखते थे जो मुस्तहिक बंदे हैं वो उन्हें जाके जो है ना पैसे देते थे, और वो ईमानदार भी हो, चेक एंड बैलेंस था। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में अब जमहूरियत रहनी चाहिए। अब ये माशाल्लाह का खेल ख़त्म होना चाहिए जो हर 8-10 साल के बाद, अब शुक्र है 2007 और 8 के बाद 2023 आ गया, अभी तक नहीं आया, लेकिन अब ऐसा। और फिर हमारी अवाम भी बेवकूफ़ देखे, चंद साल बाद सिविलियन से उकता जाती हैं, खुद ही शुरू कर देती हैं अपना बड़ी ताकतों को बुलाने पे, जैसे आजकल हो रहा है। वो 13-14 पार्टियां मिल के कह रही हैं जी तुसी आ जाओ, सानू इमरान नहीं कबूल। भैया आप इलेक्शन करवाएं, सही मायने में आप वोटिंग करवाएं, उसमें जो भी इक़्तिदार में आ जाए फिर उसे बर्दाश्त करें। फिर हमारे आवाम को भी चाहिए कि जो अपना कम अज़ कम खुदा के लिए आप घरों से निकलें और सही बंदे सेलेक्ट करें, जो कम अज़ कम ना बिके ना झुके ना डरे, कम अज़ कम आपके राइट्स की बात करें। आप दूसरे मुल्क देखें क्यों सुख चैन की नींद ले रहे हैं। दूसरी बात हो रही थी भाई, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मैं अपने मुल्क में उलझ गया। इंडिया वाले जो अपने मुल्क से मुखलस हैं इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राह नहीं, और मैं तो कहता हूँ मेरी इस पे बहुत लेते होगी, बहुत मेरे जो है ना मेरे अगेंस्ट बातें भी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यूरोप वाले जो ओपन बॉर्डर के साथ एक दूसरों को कबूल किया हुआ है, कोई वीज़ा फ्री बॉर्डर किया हुआ है और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम क्यों नहीं गुजार सकते। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये साथ साथ जितने हैं मुल्क, ये वीज़ा फ्री बॉर्डर क्यों नहीं हो सकते। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि कानून को सख्त करें। अगर ये तारक बुरा है, तारक कोई गलत काम करता है, तारक कोई स्मगलिंग का काम करता है, तो मैं लाहौर का रहायशी हूँ, ये साथ मेरे वाघा बॉर्डर है, वहाँ पे मुझे लटका दिया जाए और मेरी 1 महीने तक वहाँ लाश लटकी रहने दिया जाए, और बीच में इतना बड़ा नीचे को कतबा लिखा और मेरा जुर्म हो किसने ये जुर्म किया था, गद्दारी की थी अपने मुल्क से, ये मुजरम है इस चीज़ का। और तकरीबन टीवी पे डेली मेरा ट्रिकर चलना चाहिए, ख़बरों में आना चाहिए कि इस वजह से इसे वहाँ लटकाया हुआ है। मैं देखता हूँ कैसे जराइम ख़त्म नहीं होते। और फिर दूसरी बात वही है, उस बंदे ने सिर्फ एक अभी बात ही की थी कि मुझे ये देखें, कानून से वाला तार कोई नहीं है, ना मैं, ना वज़ीर आज़म,
ना मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ना चीफ जस्टिस, ना सदर, ना ब्यूरोक्रेट, ना कोई और। सबसे बढ़कर कानून है। जहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं होगी फिर यही हाल होगा। एक बंदे ने सिर्फ एक क्या नाम है अपना बयान ही दिया कि मुझे सिर्फ ये फौजी गाड़ियों की चेकिंग करने दे, मैं देखता हूँ कैसे बम ब्लास्ट होते हैं या अपना कैसे कोई और चीज़ होती है। तो अगर खुदा की कसम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह मैं होता मैं कहता भी चेक करो, सबसे पहले हमारी गाड़ियाँ चेक करो। उनकी तरफ से आया कोई, मैं नहीं कहता वो ये काम करते हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया? क्या देखें, सबसे पहले तो वो अपने आप को सियासत से पाक करें, सियासत से बाहर है। उनका काम है मुल्क की सरहदों की दिफा करना, फिर उनका काम है क्योंकि वो सरहदों पे होते हैं ना। तो हमारी माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस ISI है, तो उसके बावजूद फिर आर्मी पब्लिक में जो है ना धमाका हो गया, कैसे हो गया? ये पिछले दिनों पुलिस लाइन में धमाका हो गया, हेडक्वार्टर कैसे हो गया? ये यहीं पे वाघा बॉर्डर पे धमाका हो गया, कैसे हो गया? समझ से बाला तार है। बात ये है मेरी जान कि अगर हमने इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो फिर हर बंदे ने अपना रोल अदा करना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा वज़ीर आज़म हो, चाहे मेरा चीफ जस्टिस हो, चाहे मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, मुझे भी उतना ही मुखलिस होना पड़ेगा जितना उनको होना पड़ेगा, और इतना ही उन्हें भी होना पड़ेगा जितना मैं मुखलिस हूँ। अपनी अपनी ड्यूटी सबको सर अंजाम देनी पड़ेगी। और सबसे बढ़कर मैं फिर आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें मेरी कोई जायदाद बाहर नहीं है, मेरा कोई, मैं अब 12 साल ताइफ में रहा हूँ तो वापस इसलिए आऊँ क्योंकि मेरे सारे जितनी भी फैमिली हो पाकिस्तान में है, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में आज कुछ हो जाता है पाकिस्तान को, तो मैं तो भाई कहीं भी नहीं भाग सकता विद फैमिली। इसलिए एक जेन में सबसे पहले हमें ये 80-85% जो अवाम है उनकी उसकी बात करता हूँ, 15-20% बीच में निकाल दें जिनकी बाहर जायदादें हैं, बाहर घर हैं, नेशनैलिटी हैं, या वो एक सेकंड में बाहर भाग सकते हैं। तो फिर इसलिए ये पाकिस्तान हम उन लोगों का है जिनकी और कोई सोर्सेज ऐसे नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के सिवा। तो फिर हमें इसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए, इसका एहतराम भी करना चाहिए, और इसके लिए कोई जो कुछ हो सकता है जितने जोगे हैं, और कुछ नहीं तो दिल में इसकी मोहब्बत ज़रूर रखनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, ये मैंने खुद सुने अल्फाज बयान कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल आम लोगों के जो बाहर हैं, जिनके पास 2 पैसे आ गए, जो ज़रा अच्छा खाना पड़ना पीना पड़ गए, तो जी पाकिस्तान ने दिता ही किया। ये जो यानी हमारी वफादारी इतनी है, तो फिर पाकिस्तान का यही हाल होना था मेरे भैया। और अगर हमने जल्दी इसके बारे में सोचा, कोई ना सोचा और ऐसा कोई कदम ना उठाया जिससे ये पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, और यकीन माने मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा कि मैं उस ख्वाब में नहीं रहता जी पाकिस्तान ताकि आप मत रहेगा, अल्लाह करे ये बात सच हो। लेकिन कुरान पाक के वो अल्फाज देख लें कि जो कौम अपने लिए खुद नहीं सोचती, मैं दूसरी कौम को उस पर मुसल्लत कर देता हूँ। दूसरी कौम, वो दूसरी कौम कौन होगी, मैंने अपनी कई वीडियोस में उसके बारे में कह भी दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियोस को आप पसंद करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इस पर कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।